नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शीतकालीन चारधाम यात्रा और चारधाम यात्रा 2025 को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, खराब मौसम के दौरान आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी बनाने, सड़कों की मरम्मत का कार्य सुनिश्चित करने के निर्देशित किया है। शीतकालीन सत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने GMVN होटल्स में भी 25% छूट देने का निर्णय भी लिया है। अभी से हम उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी 2025 की यात्रा है वो यात्रा और अच्छी हो, बिना किसी विघ्न बाधा के हो। हर दृष्टि से लोगों के लिए आवागमन अच्छा हो और हमारे चार धाम से जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, घोड़े खच्चर वाले, टेंट वाले, उन सब की भी बात सुनकर, एक पुरोहितों की बात सुनकर, धार्मिक सभा के लोगों की बात सुनकर, उनके भी सुझाव लेकर हम उसको अमल में लाएंगे। यात्रा प्राधिकरण बनाने की दिशा में भी ठीक ठोस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी से बात करके वह भी जो है एक बड़ा हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा माध्यम बनेगा कि यात्रा हमारी सुचारू रूप से चलेगी। साथ में जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है, उस यात्रा को ठोस रूप देना और लोगों तक बात पहुंचाने के लिए देश भर के अंदर जो हमारे श्रद्धालु, पर्यटक, तीर्थयात्री यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए सभी सुविधाएं शीतकाल के अनुरूप जो है सुनिश्चित की जाए, उसको बनाया जाए। उस दिशा में भी हमारा काम हो रहा है और जो हमारे गेस्ट हाउस हैं उनको उसकी तैयार किया जा रहा है। कुछ हम छूट का प्रावधान भी कर रहे हैं। जो छूट है शीतकाल में आने वालों में GMVN के जो हमारे गेस्ट हाउस हैं उनकी कम से कम 25% की छूट की राशि का भी जो है प्रावधान कर रहे हैं। यूपी में महाकुंभ का मेला लगने वाला है, जिसके लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको बताते चले कि आमंत्रित किया गया है और आगामी महाकुंभ में उत्तराखंड का एक अलग से पंडाल सजने वाला है। इस पंडाल में उत्तराखंड की संस्कृति को भी दिखाया जाएगा। सीएम धामी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार भी यूपी में होने वाले कुंभ महोत्सव में अपने लेवल पर सारी मदद करेगी। इसके साथ ही राज्य में रहने वाले साधु संत आमजनों की सुविधा के लिए परिवहन की व्यवस्था भी देगी। सीएम धामी प्रयागराज महाकुंभ को लेकर उत्तराखंड की कार्य योजना पर पहले भी बैठक कर चुके हैं। क्योंकि मां गंगा यहीं से निकलती हैं और यहीं से लाकर वहां संगम में मिलती हैं। संगम में गंगा यमुना का संगम होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, खुशी की बात है कि कुंभ वहां पर आयोजित हो रहा है। तो हमारा हर तरह से यहाँ से, चाहे हमको जो स्नान इत्यादि के समय में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वो जल भी हम लोग यहाँ से उसको छोड़ेंगे, करेंगे और कुंभ में प्रतिभाग भी करेंगे। यहाँ से आवागमन के लिए भी, परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी हमने बैठक की है, जिससे कि हमारे राज्य से जाने वाले सभी हमारे साधु संत हैं, तीर्थयात्री हैं, आराम से जाएं और अपने स्नान करें। बांग्लादेश उत्तराखंड में निकाय चुनाव से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही निकाय चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो सकती है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि ओबीसी आरक्षण को लेकर राजभवन से मंजूरी भी मिल गई है और उन्होंने मंजूरी मिलने के बाद में राज्यपाल गुरमीत सिंह का भी आभार जताया है और साथ ही निकाय चुनाव से जुड़े इस फैसले का सभी को बेसब्री से इंतजार था। एडवोकेट जनरल ने भी एक दिन पहले ओबीसी आरक्षण विधेयक पर राजभवन को अपनी राय दी थी और अब राजभवन की मंजूरी के बाद राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। देखिए, मैं माननीय राज्यपाल जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और चूंकि बहुत दिनों से हमारी फाइल लंबी थी, अंतोगतो उनके आशीर्वाद की जो हमें अपेक्षा थी वो उन्होंने वो अपेक्षा पूरी की है। उनका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। अब हम बहुत जल्द चुनाव की तरफ बढ़ेंगे।
आपको बताते चलें कि निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट भी सामने आया है। प्रेमचंद अग्रवाल के आवास पर आपको बताते चले कि निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। आपको बताते चलें कि अधिसूचना भी अब जारी हो सकती है और ये पूरा मामला देहरादून से है, जहां पर ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने की जो बात है वो कही जा रही है, जिसको लेकर अधिसूचना भी अब जल्द ही जारी भी हो सकती है। आपको बताते चलें कि प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ हो सकता है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आखिरकार सुलझ गया है। इसी महीने के अंत में निकाय चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो सकती है। उत्तराखंड के निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया। राजभवन के निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। अब एकल सदस्यीय समर्पित आयोग को ये रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू होगा और इस महीने के अंत में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां एक तरफ प्रत्याशी अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ये सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है कि हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। इसी कड़ी में महुआ खेड़ा गंज क्षेत्र की नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी सतीश कुमार ने क्षेत्र के नए वोटरों को मतदाता सूची में जोड़ने और पुराने वोटर आईडी कार्ड में सुधार के लिए एक विशेष अभियान शुरू कर दिया है। सतीश कुमार ने बताया कि जमीनी स्तर पर तैयारी को मजबूत किया गया है और हर नए वोटर को उनका अधिकार दिलाने के लिए पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। इसके लिए भी क्षेत्र में अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो नए वोटरों का पंजीकरण कर रही हैं। जिनके वोटर आईडी कार्ड में कोई गलती है उसे भी ठीक किया जा सकता है। उत्तराखंड के निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को विधि विभाग की हरी झंडी मिल गई है और राय राजभवन को भेजी थी, जिसके बाद में राजभवन को इस पर निर्णय लेना था। तो वहीं निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना था, जिसके लिए शासन ने राजभवन को कानूनी में बदलाव के मकसद से अध्यादेश भेजा था और वहीं अब निकाय चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। और आपको यह भी बताते चले कि कानून का हवाला देते हुए इसे रोक भी दिया गया था। राजभवन ने ही शासन में विधि विभाग से इस पर राय मांगी है। विधि विभाग ने इसे हरी झंडी भी दिखाई है। कुछ कानूनों का हवाला देते हुए विधि विभाग ने माना कि राजभवन चाहे तो अध्यादेश को मंजूरी दे सकता है। अब राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और इसके बाद में ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेज से शुरू हो गई है और उसके बाद निकाय चुनाव होंगे। तो वहीं अब निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां भी लगभग तेज हैं और साथ ही आपको बताते चले कि मतदाताओं को भी अधिशासी अधिकारियों ने अभियान चलाया है, जहां पर मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा और वोटरों को लगातार जो है वो जागरूक करने की बात कही जा रही है। मसूरी में अंग्रेजों के जमाने से स्थापित गनहिल के पानी के टैंक पर अनधिकृत हो रहे रूप से अतिक्रमण को लेकर निर्माण को लेकर गढ़वाल जल संस्थान मसूरी द्वारा भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर मंगलवार को गनहिल टैंक का अनधिकृत रूप से बनी 3 दुकानों को सील किया गया है। और मसूरी गढ़वाल जल संस्थान के जूनियर इंजीनियर दीपक शर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद में मसूरी गनहिल टैंक पर अनधिकृत रूप से बनी 3 दुकानों को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 1908 से अंग्रेजों पर आपको बताते चले कि वाटर टैंक का निर्माण कराया था, लेकिन कुछ दशकों से वाटर टैंक पर अनधिकृत रूप से अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसमें वाटर टैंक पर भार भी पड़ रहा था और कभी भी नुकसान हो सकता है। आपको बताते चलें कि गढ़वाल जल संस्थान मसूरी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर अंग्रेजों के जमाने स्थापित गनहिल के पानी के टैंक पर कब्जा किया जा रहा था, जिस पर काफी ज्यादा भार भी पड़ रहा था, जिसको लेकर अब गढ़वाल जल संस्थान मसूरी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर इस टैंक से अतिक्रमण को छुटाया गया है और साथ ही
गढ़वाल जल संस्थान मसूरी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बताते चले कि अंग्रेजों के जमाने में बना गनहिल के पानी के टैंक पर कब्जा किया जा रहा था, जिसको लेकर गढ़वाल जल संस्थान मसूरी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पूरा मामला मसूरी से है, जहां पर गढ़वाल जल संस्थान मसूरी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर टैंक पर लगातार अवैध अतिक्रमण हो रहा था। गनहिल के पानी के टैंक पर कब्जा किया जा रहा था, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये जल संस्थान मसूरी द्वारा इस गनहिल जलाशय पे इसका अनुरक्षण और उसका देखरेख किया जाता है। अभी कल हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि जिसमें यहाँ पे जो पूर्व में दुकानें आवंटित हुई थी, तो उनमें से कुछ यहाँ पे जो लोग आए, इन्होंने अवैध रूप से इस पे उसकी एग्जावेशन खुदाई कर रहे हैं और इस पे कार्य कर रहे हैं, जो कि पहले ही पूर्व में यहाँ पे सब लोगों को हमने इंटीमेट किया कर रखा था कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का इसमें अवैध रूप से कब्जा नहीं होगा और किसी भी प्रकार की जो भी इसमें अनलोड है उसको नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने पूर्व में भी कहा गया था। अभी वर्तमान में कल हमें जब सूचना प्राप्त मिली तो आज अपने जल संस्थान की टीम ने इस पर इसको बंद करने की कार्यवाही की। कितनी दुकानें सील कर रहे हैं? अभी 2 से 3 दुकानें से हैं और जिसमें देखा गया है कि ये टैंक के ही बगल पे, जो कि ब्रिटिश टाइम से बनी हुई थी, उस पे ये अवैध रूप से उसमें अपनी दुकानों को बढ़ाने के लिए जो भी एक्सटेंशन काम कर रहे हैं, तो उस पे वो कार्य कर रहे थे। और भी अतिक्रमण है क्या, उसको भी चिन्हित किया जा रहा है? ये हमारी टीम लगी हुई है इसमें, और जो भी यहाँ पे अगर कोई इसमें पाया जाता है कि कोई अवैध रूप से है तो उस पर जरूर कार्रवाई होगी। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में बड़ी सड़क दुर्घटना होने की खबर सामने आई, जहां पर स्विफ्ट डिजायर कार टांडा भनेड़ा से पडली गुर्जर जा रही थी, तभी कार बेकाबू होकर पलट गई और कार में 5 लोग मौजूद थे। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहीं एक शख्स की मौत हो गई है। बताया यह भी जा रहा है कि सभी लोग बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन अचानक से कार पलट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मंगलौर सीओ विवेक कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा भी लिया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या जो मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए मरने ये रंग केवल एक त्योहार के रंग नहीं है, ये रंग है एक अलौकिक उत्सव के। यहाँ ज्ञान का रंग है, ध्यान का संग है, यहाँ रात का जादू है, रोशनी का संग है, यहाँ जीवन का सार है, खुशियों का अंबार है। ये अध्यात्म, कला और संस्कृति का अनूठा संसार है, जहां होगा पार्टनर कंट्री तंजानिया और पार्टनर स्टेट उड़ीसा के रंगों का संचार। ये है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा। 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाले आध्यात्म संस्कृति के महासंगम में आप सब सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार दोस्तों, आज महंगे टमाटर ने भले ही शहरी लोगों की किचन का बजट बिगाड़ दिया हो, लेकिन टमाटर की इस लाली से सैकड़ों गरीब किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। पुणे के किसान ईश्वर गायकर को मई में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट के कारण बड़ी मात्रा में टमाटर नष्ट करने पड़े थे।
लेकिन फिर भी वो असफलता से विचलित नहीं हुए और बिना डरे उन्होंने अपने 12 एकड़ के खेत में टमाटर की खेती करना जारी रखा। अब टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच किसान गायकर की कड़ी मेहनत ने शानदार परिणाम दिया है। इससे वो करोड़पति बन गए। उन्होंने दावा किया है कि 11 जून से 18 जुलाई के बीच अपनी फसल बेचकर 3 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। इस साल भी 12 एकड़ लगाया और उससे वो 12 एकड़ में मेरा अभी तक 17,000 कैरेट का है और वो कैरेट को 770 से लेके 2311 तक भाव मिला है अभी तक। भगवान के दरबार में दे रहे लेकिन ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। उधम सिंह नगर में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सड़कों पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन और ओवरलोड गाड़ियां खुलेआम घूम रही हैं, लेकिन दफ्तरों में बैठे अधिकारी इस खबर से बेखबर हैं। जहां पर बावजूद इसके परिवहन विभाग के एआरटीओ विमल पांडे का भी दावा है कि सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का आंकड़ा पहले के मुकाबले कम हुआ है। काशीपुर में बातचीत के दौरान एआरटीओ विमल पांडे ने कहा कि लोग अब हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल अधिक कर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या घटी है। सड़क दुर्घटना जहाँ तक अगर बात करें तो अभी आंकड़ों की बात करें तो उधम सिंह नगर में पिछले साल की तुलना में कम हुए दुर्घटनाएं, लेकिन हाँ बढ़ रही है। निसंदेह लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, प्रदेश में भी हो रही हैं और देश में भी हो रही हैं, और दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़ रही है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो हमें अब इस पॉइंट पर चलना है कि सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो यहाँ पर 2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जो सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है वो होती है हेड इंजरी के कारण, सिर पर लगने वाली चोट के कारण। अगर सिर सुरक्षित होगा तो आप सुरक्षित होंगे, आपका हाथ पैर टूट जाएगा तो बन जाएगा, लेकिन सिर अगर गया तो समझिए स्पॉट डेथ जो होती है वो होती है। तो 2 युक्तियां हैं, सीट बेल्ट और हेलमेट, इनको फॉलो करवाने के प्रयास हम लोगों के बहुत तेजी से चल रहे हैं। इसके लिए हम लोग कैमरे से चालान कर रहे हैं। ANPR कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, हमारी इंटरसेप्टर व्हीकल जो है उनमें कैमरे लगे हैं, उनसे हम चालान कर रहे हैं और चालान करके सीधे वाहन स्वामी के पास मैसेज चला जाता है चालान का। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर के जागरूकता हो जाए। हेलमेट और सीट बेल्ट अगर लोग पहनना शुरू कर देंगे तो दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को कम किया जा सकता है। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि सड़क दुर्घटना में अगर कोई घायल हो गया तो उसे टाइमली हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। तो एक गोल्डन आवर का एक फॉर्मूला है, गोल्डन आवर का एक प्रत्यय है जो कि मोटर वाहन अधिनियम में भी उल्लेखित है। गोल्डन आवर वो पहला घंटा है जो दुर्घटना के ठीक बाद का 1 घंटा होता है। यदि उस 1 घंटे में हमने दुर्घटना पीड़ित को हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो उसकी जान बचने की संभावना बहुत होती है। अभी बहुत सारे लोग, मैं इसका एक गवाह हूं एक एक्सीडेंट का, जिसमें मैं देख रहा था कि लोग फोटो खींच रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो घायल पड़ा हुआ है, उसको कोई उठा नहीं रहा है। फिर मैं अपनी गाड़ी में उसे ले गया था। पुरानी वाकया है, 2023 का संभव था। तो इसमें एक प्रत्यय है गुड समैरिटन का। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134A में इस शब्द को लिया गया है गुड समैरिटन, यानी कि वो नेक व्यक्ति जो मोटर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करता है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नहीं, गायकर और टमाटर की ये कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे एक बार एक किसान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय गहरी खाई में गिर गई। उसने लाख कोशिश की लेकिन गाय को खाई से बाहर निकालने में असफल रहा। आखिरकार उसने उसे जिंदा दफनाने का फैसला किया और गाय पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। गाय जैसे ही अपने ऊपर मिट्टी के बोझ को महसूस करती वो उसे झटककर उस पर पांव रख देती है। किसान ने यह सब देखकर बड़ी हैरानी महसूस की और उस गाय को बचाने का उसको आइडिया मिल गया। किसान बार बार गाय पर मिट्टी डालता और गाय भी बार बार मिट्टी को झटककर उसके ऊपर आ जाती है। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब खाई में मिट्टी भर गई और गाय पूरी तरह से समतल जगह पर आ गई।
इसे देखकर किसान बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसी गाय के दूध को बेचकर वो अपना घर चलाता था। दोस्तों, ये जीवन है, इसमें मुसीबतें, समस्याएं, स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स, ये सब आए दिन आते ही रहेंगी। जरूरत इस बात की है कि हम इनसे मुंह मोड़ने की बजाय ईश्वर पर यकीन रखें, पुरुषार्थ करते रहें और डट कर परिस्थितियों का मुकाबला करते रहें। किसी ने ठीक ही कहा है, कोशिश के कदम हर बार बहुत भारी रखो। कोशिश के कदम हर बार बहुत भारी रखो, जब तक जीत न जाओ तब तक कोशिशें जारी रखो। नमस्कार। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियां भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। Action Thessa laminate wooden flooring with German technology. Get ready to be floored. नमस्कार दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर इन दिनों काफी विवाद चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि एक घर में दो कानून नहीं चल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा पर भारत के हिंदुओं में गुस्सा है और विश्व मानवाधिकार दिवस पर भी हरिद्वार में हजारों लोगों ने पैदल मार्च निकाला और बांग्लादेश के हालातों पर रोष जाहिर किया है। मानवाधिकार मंच ने पैदल मार्च आयोजित किया, जिसमें तमाम सामाजिक और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग शामिल हैं। इसके अलावा साधु संतों और नेताओं ने भी पैदल मार्च में हिस्सा लिया है। ये मार्च जो है वो ऋषिकुल मैदान से हर की पैड़ी तक भी निकाला गया। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की, जिसमें सभी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए दखल देने और शांति बहाल करने की मांग की है। वहाँ के जो सेना के कार्यवाहक मुखिया है मोहम्मद यूनुस, जिसको शांति नोबेल पुरस्कार मिला है, वो शांति नोबेल उसका वापस लिया जाए और वहाँ पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध ये आज एक आवाज यहाँ पर उठी है। सारी बातें यूएनओ को ज्ञापन के माध्यम से भेजी जा रही है। यूएनओ वहाँ पर इंटरफेरेंस करे, हिंदू बहन बेटियों का जो अस्तित्व का सवाल है हिंदू समाज की, उसके प्रहार को बंद किया जाए। भारत सरकार भी उसमें यहाँ से कोई शांति सेना के रूप में एक सेना का गठन किया जाए और उन पर कार्रवाई हो जो ऐसी आतताई हैं। सारे सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक संगठन है, सभी अखाड़े, महंत, महामंडलेश्वर इस कार्यक्रम में सम्मिलित है। सभी हिंदू संगठन, सामाजिक और धार्मिक संगठन आए हैं। उन्होंने अपने आक्रोश के द्वारा ये भारत सरकार से आग्रह किया है कि बिना विलंब करे बांग्लादेश को भारत में मिला लिया जाए और वहां बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसे तत्काल रोका जाए। और यहाँ सभी की मांग के यूनिस नाम की कोई सरकार नहीं है और सरकार को समाप्त किया जाए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा यूनिस को भी तत्काल जो है किसी जेल में डाला जाए और वहाँ पर नई सरकार गठन की जाए और उसको भारत में मिलाया जाए। वहाँ को बांग्लादेश को एक भारत का स्टेट घोषित किया जाए। किसको ज्ञापन भेजा जा रहा है आज? भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन गया है और जो विश्व मानव अधिकार आयोग है उससे भी आग्रह किया है कि वास्तव में आप मानवता की बात करते हो तो आज विश्व मानव दिवस के अवसर पर कुछ करो, आंखें मत बंद करो, आंखें खोल के कुछ काम करो। जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको तत्काल रोको। ने पैदल मार्च निकाला है और बांग्लादेश के हालातों पर भी गुस्सा जताया है। आपको बताते चलें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हिंसा हो रही है, जिसको लेकर लगातार सरकार से दखल देने की मांग की जा रही है। हजारों लोगों ने यहां पर पैदल मार्च निकाला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार से हैं, जहां पर बांग्लादेश के हालातों पर काफी ज्यादा गुस्सा भी जताया है। हजारों लोगों ने यहां पर पैदल मार्च निकाला और बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी इकट्ठा हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार से हैं, जहां पर बांग्लादेश के हालातों पर काफी ज्यादा गुस्सा भी व्यक्त किया है।
महुआखेड़ागंज से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। प्रदूषण विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री पर छापा मारा और जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया है। गुप्त सूचना मिलते ही प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की कि महुआखेड़ागंज की इस फैक्ट्री में छापा मारा गया है। आज महुआखेड़ागंज स्थित उद्योगों के निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि एक फैक्ट्री यहाँ पे चल रही है। कुछ आभास हुआ कि यहाँ पे प्लास्टिक की थैलियां बन रही हैं, तो अंदर जाकर के देखा गया तो यहाँ पे प्लास्टिक की जो थैलियां हैं वो निर्मित हो रही थी। काफी सारी मजदूर इस पे लगे हुए थे। तो जितना भी प्लास्टिक, फिर एसडीएम साहब को हमने सूचना दी गई और अभी स्थानीय प्रशासन और जो नगर पालिका के स्टाफ वगैरह सब यहाँ पर हैं और अभी इसकी नापतोल चल रही है, तो उस पर आगे कार्रवाई की गई। लगा है और कितना माल जब्त है? इस पर प्रथमतः हम 5 लाख रुपए का जुर्माना आरोपित करेंगे। उसके पश्चात इसका जितना माल होगा उसको 5 रुपए किलो की दर से एक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति होती है वो भी आरोपित की जाएगी और उद्योग को सीज किया जाएगा और जितना भी प्रतिबंधित प्लास्टिक है इसको जब्त करके जो स्थानीय निकाय हमारी महुआखेड़ागंज नगर पालिका उसको सुपुर्द किया जाएगा। देहरादून के अलकानंदा एन्क्लेव में सोमवार देर रात को ओएनजीसी के रिटायर्ड इंजीनियर की हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही एसएसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। देखिए, अलकनंदा एन्क्लेव में श्री ए.के. गर्जी रहते थे जो एनजीसी से जो भी जानकारी में 2008 में रिटायर हुए थे और इनकी 2 बेटियां थी जिनकी शादी हो चुकी है, जो अन्यत्र कोई चेन्नई में और एक नोएडा में रहते हैं। इनको सूचना दे दी गई है। इसमें पूरा घटनाक्रम था। करीब 8 बजे सूचना मिली थी यहाँ पर और जो पड़ोस में रहने वाले ने कोई आवाज सुनी थी, उस आवाज के आधार पर यहाँ पर जो लोगों के फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।